चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद। चलिए लिखिए। तो पहले इसकी भूमिका, समस्या का स्वरूप, और फिर इसके बाद जो है मैं बताया कि समस्या का स्वरूप, और फिर इसके बाद इसका प्रभाव कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत चीन के मध्य क्या प्रभाव पड़ा है संबंधों पर। भारत चीन संबंधों पर प्रभाव। चलिए अब उसमें भूमिका पर समझिए। देखते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं आंग्सी हिमनद, तो जो आंग्सी हिमनद है, आप जानते हैं कि आंग्सी हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है, पहले एक बैकग्राउंड भूमिका लिखना पड़ता है। तो आंग्सी नदी से जो देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है, तो आप देखते हैं कि चीन, भारत, बांग्लादेश, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, और लगभग जो है 2900 किलोमीटर का इसका रेंज है। तो ये जो 2800-2900 किलोमीटर का जो रेंज है, तो आप देखते हैं कि तिब्बत में जो है वो देखा जाए तो इसको तिब्बत से जो होकर बहती है, तो आप लोग पढ़ते हैं इसको जो है यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो यारलुंग सांगपो इसको कहा जाता है। और जानते हैं कि दक्षिण तिब्बत से जब जो है ये देखा जाए तो भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसको दिहांग सिहांग नाम से जानते हैं। दिहांग सिहांग नाम से जानते हैं। दिहांग सिहांग नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है जब वो आसाम में आती है, तो आसाम में जो है वो देखा जाए तो इसको हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी कह देते हैं। तो दक्षिण पश्चिम आसाम में, दक्षिण पश्चिम में जो है ये नदी जब बहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कह दिया जाता है। और आगे जाके आप लोग देखते हैं कि मेघना और तमाम जो है सब पढ़ते होंगे, और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है, तो वास्तव में जो है देखा जाए तो जैसे भूमिका लिखेंगे, फिर उसमें समस्या को 2 लाइन बताएंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि अब चीन, बांग्लादेश, भारत, तीनों राज्यों तीनों देशों से नदी संबंधित है। चीन जो है इस पर देखा जाए तो तमाम जो है बांध बनाया है, और भी बांध बना रहा है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं जीएस में भी, जांगमू, जैसे मान लीजिए जैम, तो ये सब जो बांध है, ये सब जो है विद्युत का उत्पादन भी इस पर शुरू कर दिया है। और फिर आप देखते हैं कि अभी जो है 3 नए बांध भी उस पर तैयार हो गए हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि आजकल दागू, जियाचा, हाँ जियाचा, जीएक्सो, तो ये सब जो है देखा जाए तो उसका ये सब भी बांध लगभग तैयारी है। तो आप देखते हैं कि तिब्बत में जो है वह यहाँ से बिजली का सप्लाई करता है, सब नहर भी बना रखा है। तो जैसे आप देखते हैं कि मेकांग नदी भी जो है चीन को टच करती है। तो मेकांग नदी से वो नहर निकाल कर अपने यहाँ येलो रिवर में वो पानी को ट्रांसफर करता है। यही चीज जो है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी से नहर बनाकर कहीं न कहीं पानी अपने जो है येलो रिवर में, पीली नदी में पानी ट्रांसफर कर रहा है। इसके कारण जो है समस्या बढ़ा है। तो पहले जो है इसका चालन भूमिका लिख दीजिए। आंग्सी हिमनद से निकलने वाली, आंग्सी हिमनद से निकलने वाली, आंग्सी हिमनद से निकलने वाली, आंग्सी हिमनद से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर, चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर, चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर लगभग 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है। लगभग 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है। दक्षिणी तिब्बत में प्रवेश करते हुए, दक्षिणी तिब्बत से प्रवेश करते हुए
दक्षिणी तिब्बत से प्रवेश करते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है और आसाम के दक्षिण पश्चिम में इसे आसाम के दक्षिण पश्चिम में इसे आसाम के दक्षिण पश्चिम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसी में 2 लाइन जोड़ दीजिए। चीन इस पर जांगमो जैम बांध का निर्माण किया है। चीन इस पर जांगमो जैम बांध का निर्माण किया है। साथ ही जांगमो जैम बांध का निर्माण किया है। साथ ही दागू यांगमू भी लिखा जाता है। जांगमू इन लोगों के ऐसे ही सब शब्द है ना। जैसे बच्चा है, मान लीजिए जन्म लिया, बताया था कि लोग मंदिर में जाते हैं, वहां पर जो घंटा रहता है उसको बजाते हैं, जो भी चिंग चांग नाम निकल गया वही बच्चा का नाम। तभी तो सब इन लोगों का नाम मिलता जुलता है। सब इन लोगों का देखिए सब नाम मिलता ही जुलता रहता है। सही में कह रहा हूं, आप सब में मजाक कर रहे हैं, सही बता रहा हूं। बर्तन नहीं, मतलब कि हम लोग जैसे जब भारत की विदेश चीन की विदेश नीति पढ़ते थे तो सर ने हम लोग को भी बताया था कि जैसे वहां पर क्या होता है कि जो उनका पैगोडा और इस तरह से जो होता है तो उसमें बड़ा बड़ा चीज टंगा रहता है, सब लोहे का। तो ये लोग जाते हैं और जो सेंस निकलता है उसी से मिलता जुलता नाम रख देते हैं, उस तरह से अपना। तो भी बर्तन की आवाज ही कर सकते हो, भी तो बर्तन ही है। तो जांगमू जैम बांध से विद्युत का उत्पादन कर रहा है। साथ ही 3 नए बांध, कोई बात नहीं, साथ ही दागू जियाचा जीएक्सो, दागू जियाचा जीएक्सो जैसे बांध भी बना रहा है। अब पूछेगा, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा बांध चीन का नहीं है, पूछ सकता है। पूछने में क्या है, उसी में कुछ ऐसे ही मिलता जुलता लिख देगा, तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अब इसका जो है वो देखा जाए तो समस्या का स्वरूप समझिए कि समस्या का क्या स्वरूप है। बिजली का उत्पादन तो कर रहा है। अब समझिए पहला चीज, अब एक एक चीज समझिए। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो आप जानते हैं कि उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद उत्पन्न हुआ है। उसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाद ही जो है वह चीन देखा जाए तो सब बांध ओध का निर्माण और इधर उधर सब करना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने जो है देखा जाए तो आप जानते हैं कि हम लोग का जब चीन से सामान्य संबंध हो गया तो 2002 में जो है वह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया गया। तो चीन का ये मानना था, चीन का शुरू से ही मांग था कि हम इस पर बांध बनाएंगे। भारत कभी भी इस पर विरोध नहीं किया है। भारत ने कहा कि भाई आप
बांध बनाइए, विद्युत का उत्पादन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां तक तो हम लोग का जो है एक तरह से समझौता है, एमओयू पर हस्ताक्षर भी है। लेकिन चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी के जल को कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो येलो रिवर से पीली नदी में जो है प्रवेश के लिए कुछ जो है बांध बनाकर वहां से नहर निकाल रखा है। ये समझौते का उल्लंघन है कि जब चीन से हमारा एमओयू हुआ तो ऐसी दशा में जो है 2002 में जब फाइनल समझौता हुआ है तो उसमें चीन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम बिजली का उत्पादन करेंगे और हम कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो इस पर बांध नहीं, मतलब कि इस पर जो है नहर नहीं बनाएंगे, इसका पानी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये चीन ने लिखा था। अब चीन इसका उल्लंघन कर रहा है। नंबर एक, 1962 के चीन युद्ध के बाद यह मुद्दा 1962 के चीन युद्ध के बाद यह मुद्दा तनाव उत्पन्न करने लगा। यह मुद्दा तनाव उत्पन्न करने लगा। और अंततः 2002 में दोनों देशों के मध्य 2002 में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ जिसमें बांध बनाने और विद्युत उत्पादन की बात की गई थी। जिसमें बांध बनाने एवं विद्युत उत्पादन की बात की गई थी। विद्युत उत्पादन की बात की गई थी। लेकिन चीन पिछले वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी के जल को पीली नदी में येलो रिवर में ब्रह्मपुत्र नदी के जल को येलो रिवर में प्रवाहित करने के लिए नहरों का निर्माण किया है। येलो रिवर में प्रवाहित करने के लिए बांध का निर्माण किया है। पीली नदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। पीली नदी या येलो रिवर, पीली नदी में जल मतलब कि जल प्रवाहित करने के लिए नहरों का निर्माण किया है, जो समझौते का उल्लंघन है। पढ़े होंगे, ये सब ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाता। अब क्या करूं, ज्योग्राफी वाले सर लोग भी हमारे जिम्मे छोड़ दिए। वो लोग पढ़ा दिए होते तो मामला ठीक रहता। अब समझिए 2015 में समस्या क्या हुआ। अब सिंधु नदी विवाद है, ये सब है। अब ये सब हम लोग बस ये है कि आता जरूर है हम लोग के यहाँ भी, देखे होंगे कि आया होगा कुछ सिंधु नदी, कभी कुछ 150 शब्द में आ ही जाता है। अब उसमें क्या होता है कि कम से कम 3 तो पढ़ ही लेना है। कि इसको पढ़ा दूंगा अभी थोड़ा 60 में ही, ज्यादा नहीं, 150 शब्द में ही आता है। इसको पढ़ लेना है और थोड़ा सा सिंधु नदी भी पढ़ा देता हूं। ये 3 नदियों का हो जाएगा। तीस्ता हो ही गया तो मतलब ये मामला हम लोग का ठीक हो जाएगा। जो चर्चा में चलता है वही आता है। अब जैसे मान लीजिए और तो कोई नदी का नहीं चल रहा है। नहीं, कावेरी का भारत चीन के मध्य थोड़े ना है। कावेरी का जो है केरल, तमिलनाडु और जो है वो देखा जाए तो पांडिचेरी और नदी विवाद, सीमा विवाद में कोई और तो नदी वाला नहीं समस्या चल रहा है, हैं? हाँ वो उसमें है, लेकिन उतना बड़ा चीज मुद्दा नहीं है कि वो 150 शब्द का क्वेश्चन बने। वो तो छोटा सा एक मुद्दा है। काला पानी एक जगह है, तो उसमें है क्या मैं बता देता हूं। वो जगह है, तो जब हमारा चीन से युद्ध हुआ था तो हमने वो जो जगह है वो लीज पर लिया था नेपाल से, ठीक।
तो जहां पर चीन, भारत और नेपाल का सम्मिलन स्थल है, वहीं पर वो जगह पाया जाता है। थोड़ी ऊपर है, पहाड़ी पर वो क्षेत्र है। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने उसको लिया था। चीन और नेपाल का संबंध इस समय मधुर है, क्योंकि चीन में साम्यवादी दल है, तो स्वाभाविक सी बात है, अरे नेपाल में साम्यवादी दल है तो चीन का दबाव रहता है। अब चीन के दबाव में नेपाल जो है, चूंकि लीज पर हमने लिया था, नेपाल जो है उसको लेना चाहता है। अब उसमें समस्या होता है कि भारत की वहां सेना रहती है, उस क्षेत्र में सामरिक महत्व है, इसलिए थोड़ा सा ये सब मुद्दा जो आया था बीच में, पेपर में भी आया था। वही बता रहे हैं कि वो लीज पर लिया गया है, वो ऐसा नहीं कि हमने कोई हड़प लिया है, वो लीज पर लिया गया है। तो उस समय आप जानते हैं कि लीज पर लिया गया था, तो लीज जो था वो सामान्यतः अब समाप्त हो गया है, क्योंकि जो है वो सामान्यतः इसलिए क्योंकि 49 वाला में लिया गया था, तो 60 40 ये हो गया, हाँ समाप्त हो गया है, वो लीज समाप्त हो गया है, तो उसके कारण वो थोड़ा सा दिक्कत है, तो एक समस्या है। वो जीएस में आप लोग क्या इंपॉर्टेंट है, काला पानी जगह में भी जीएस में लिखवाया था, काला पानी वाला विवाद जो है नेपाल उसको वापस मांगता है। दूसरा बात देखिए, 2015 में जो है चीन जो है, जो जांगमू है, तो जांगमू परियोजना को जो है 2015 में देखा जाए तो एक प्रकार से वो उद्घाटन भी कर दिया था। ये चीन की सबसे बड़ी परियोजना है। ये जो जांगमू परियोजना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है। और आप जानते हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे, रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत जो है इसमें 6 इकाइयों को भी समाहित कर दिया है जांगमू में। अब जानते हैं कि भारत का ये मानना है, अब ये भारत ये कहता है कि जैसे मान लीजिए चीन के साथ हमारा कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो ऐसे दिशा में जो है मान लीजिए रन ऑफ द रिवर परियोजना है, तो इसके सहारे छोटा 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 बहुत सारा बांध वो बनाएगा। अब मान लीजिए बांध बनाएगा और ऐसी दिशा में वो देखा जाए तो बहुत सारा पानी इकट्ठा करेगा। यदि मान लीजिए चीन से हमारा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी दिशा में जो है देखा जाए तो चीन पानी छोड़ सकता है इन बांधों से, और नॉर्थ ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में जो है बाढ़ आ जाएगी। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये। और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो हम लोगों का भी तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत सारा परियोजना चलता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, एक परियोजना है सिहांग, सिहांग परियोजना, और दूसरा है लोअर सिहांगी, लोअर सिहांगी। तो लोअर सिहांगी जो परियोजना है, तो कहीं न कहीं जब मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी में खूब पानी रहता है, जो अरुणाचल प्रदेश गए होंगे तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जब आप ट्रेन से जाएंगे तो हाँ, तो खूब पानी। अब तो नया बांध बन गया है, अब तो जानते हैं कि वो जो है ट्रेन भी जाती है और सड़क भी है, नया जो बांध बना है। तो आप जानते हैं कि वो जो है वहां पर समस्या ये होगा कि जब ये चीन ये सब रन ऑफ द रिवर परियोजना और ये सब जब पूरा कर लेगा, तो इसमें पानी में कमी आ जाएगी। तो पानी में जब कमी आएगा तो बताइए हम लोग का जो सिहांग और लोअर सिहांगी जो बांध है, वहां जो परियोजना है, उसमें पानी आएगा ही नहीं, जिसके कारण भारत का जो है ये सब परियोजना जो है प्रभावित हो सकता है। नंबर 2, चीन जांगमू परियोजना, जांगमू परियोजना से विद्युत का उत्पादन शुरू किया। चीन जांगमू परियोजना से विद्युत का उत्पादन शुरू किया, विद्युत का उत्पादन शुरू किया। यह उसकी सबसे बड़ी परियोजना है, यह उसकी सबसे बड़ी परियोजना है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह उसकी सबसे बड़ी परियोजना है। और रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत, और रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत, रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत इसमें 6 इकाइयों को समाहित किया है, इसमें 6 इकाइयों को समाहित किया है। इन लोगों का कॉपी चेक करके बैग में रखा है। इसमें 6 इकाइयों को समाहित किया है। अतः भारत से संघर्ष होने पर
बांध से पानी छोड़ सकता है, बांध से पानी छोड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, और दूसरी ओर अरुणाचल की अनेक परियोजनाएं, इसको अपर सियांगी बोला जाता है शायद, अपर और लोअर, हाँ ठीक है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की अनेक परियोजनाएं डैश अपर सियांग, अपर सियांग, अपर सियांग तथा लोअर सियांगी प्रभावित हो सकती हैं, लोअर सियांगी प्रभावित हो सकती हैं। तीसरी समस्या देखिए, जैसे आप देखते हैं इसका समस्या का स्वरूप और जो है थोड़ा सा संबंधों पर जो प्रभाव है उसको लेकर इसका एक मूल्यांकन लिखवा दूंगा। बस थोड़ा सा इतना ही, 150 शब्द ही है। और भी नोट्स में आप लोग लिखा है, पेज नंबर देखिए, कहीं लिखा तो होगा जरूर। थोड़ा थोड़ा सब लिखवा दूंगा, ज्यादा नहीं। अब जरा देखिए तीसरी समस्या समझिएगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो जैम इसका जल विद्युत जो परियोजना है, तो आप जानते हैं कि तिब्बत में, हाँ पेज में बताइए, मिला है नहीं क्या है उसमें, कहाँ गया ये, कहीं दूसरे वाले बुक रेट में तो नहीं है, भारत चीन वाले में, इस वाले बुक रेट में नहीं है, है? नहीं है, दूसरे वाले में होगा, मैं लिखवा रखा हूं, मुझे पता है, कंफर्म 100% होगा। अरे परसों ही अभी चेक किया था, तो अब किसमें है ये नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। मैं देखा था कि ब्रह्मपुत्र नदी है, तो किसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, अगले मिल जाएगा, मैं लिखवा देता हूं। जैसे आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में भी जो है समस्या आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जब चीन जो है, आप जानते हैं कि जब बड़ा बड़ा बांध बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है पानी कम होगा, और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है, तो वो भी तो एक समस्या है कि कहीं न कहीं उसका जो है वो देखा जाए तो कटाव। तो यहाँ पर समस्या ये हो रहा है कि जो पर्यावरण है और विविधता है उसको भी खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे साल्विन जो नदी है, तो साल्विन नदी का जो दर्रा है उसको जो है वो देखा जाए तो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो ये जो साल्विन नदी है, साल्विन नदी का जो दर्रा है वो विश्व विरासत में शामिल है, वहां पर विविधता है, तमाम जो चीजें हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी से हम लोगों ने क्या किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी और जो साल्विन नदी है, तो ये पूरा जो बेल्ट है वो विविधता का बेल्ट है। तो ये सब जो है देखा जाए तो सब प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि भी जो है उसमें जब पानी का स्तर कम होगा तो साल्विन नदी में पानी कम हो जाएगा, फिर इसके वहां देखा जाए तो ये जो विश्व विरासत है उसको भी खतरा उत्पन्न होगा। और आप जानते हैं कि भाई नदियां जो है एक प्रकार से देखा जाए तो हमें कहते हैं कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उसके कारण ही तो जो है देखा जाए तो आसाम और तमाम क्षेत्रों में जो है वो देखा जाए तो पर्यटन स्थल इतना अच्छा है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वहां से तमाम जो है नहरें लगाकर हम लोग सिंचाई कार्यक्रम भी चलाते हैं, तो भारत का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा, पानी कम होगा तो। एक और लिख लीजिए, हाँ वहां पर जो है आसाम वाला लिख दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में भी, ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में भी व्यवधान उत्पन्न होगा, बहाव में भी व्यवधान उत्पन्न होगा।
साथ ही पर्यावरण और विविधता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पर्यावरण और विविधता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जैसे साल्विन नदी के दर्रे को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। साल्विन नदी के दर्रे को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। वो ज्योग्राफी में अफसर आप लोग बताएंगे, अब इसका खासियत हम बताएंगे। तो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे क्या जब कुछ बताएंगे ही नहीं? तो मैं तो बोला कि भाई लिखा है मैं पढ़ा दूं, नहीं तो पेपर में आएगा ब्रह्मपुत्र नदी छोड़ के आएंगे तो हमको भी कष्ट हो जाएगा। अब पहला चीज कह के बुलियाकर लिखवाऊंगा 4 लाइन बस, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहला चीज क्या लिखिए, उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद अनेक समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद अनेक समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में भूकंप की भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। भविष्य में भूकंप की भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। भविष्य में भूकंप की भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस मुद्दे को भारत ने यूएन में भी रखा था। इस मुद्दे को भारत ने यूएन में भी रखा था। इस मुद्दे को भारत ने यूएन में भी रखा था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया, क्योंकि मेकांग नदी के साथ भी चीन ने ऐसा ही किया था। मेकांग नदी के साथ भी चीन ने ऐसा ही किया था, ऐसा ही किया है। इसी कारण एशिया क्षेत्र में भारत के पक्ष का समर्थन किया जा रहा है। भारत के पक्ष का समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं सिंधु नदी, क्योंकि रोज जो भी आज पेपर में आता है तो भी पढ़ लीजिए। सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु नदी जल विवाद का भूमिका, फिर आप जानते हैं कि सिंधु नदी जल विवाद का जो समाधान है उसके लिए जो समझौता किया गया, तो समझौते का प्रावधान लिखना पड़ेगा। समझौते का क्या क्या प्रावधान है थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर जो है आप जानते हैं कि क्या वर्तमान में इसका समस्या उत्पन्न हुआ है। भारत ने यूएनओ में भी मुद्दा उठा रखा है इसको।
डायरेक्ट कोई बातचीत अभी नहीं है इस मुद्दे को। अब चीन तो मानता ही नहीं है कि हम कहता है कि भाई हमारी नदी है, वो तो अपनी नदी मानता है, अधिकांश पोर्शन उसी के पास है ना। सिंधु नदी नहीं, पाकिस्तान ब्रह्मपुत्र पर अधिकांश तो उसी के क्षेत्र में बहती है ना, है? ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कम एरिया है, तिब्बत है पूरा पूरा जो है उस तरह से बहती है। तो फिर समस्या ये है कि भारत का पक्ष भी तो कमजोर है ना। जैसे भारत, अभी आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे जो है फरक्का बांध वाला, खैर वो तो विवाद खैर खत्म हो गया। तो फरक्का बांध वाला जो विवाद होता था उसमें भी यही चीज रहता था कि भाई बांग्लादेश जो है देखा जाए तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी पर जो फरक्का बांध बनाया गया था, तो भारत भी तो अपना यही तर्क देता है कि भाई हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ एक प्रकार से जो है गंगा नदी का ज्यादा क्षेत्रफल है, इसलिए जो है वो भारत उस पर अधिकार रखता है। तब यही चीज जो है चीन कह देगा। तो इसके कारण भी जो है भारत नहीं कह रहा है कि क्योंकि भारत ऐसा कर चुका है, भारत ऐसा कर चुका है तो फिर चीन तो ऐसा करेगा ही। अब समझिए, जैसे आप देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है जो सीमा रेखा है सिंधु नदी के बेसिन पर ही बनाया गया था। सिंधु नदी के बेसिन पर ही भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाई गई। अरे सिंधु नदी ये समझिए कि कश्मीर से ऊपर, कहां उसका उद्गम स्थल है, वही ऊपर जाकर, हाँ पाकिस्तान, हाँ, मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि वो जो तिब्बत वाले बेल्ट से, हाँ पीओके वाले बेल्ट में, सही कह रहे हैं, उसके आसपास देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो आप देखते हैं कि घर पे देख लीजिएगा। मुझको यह है कि मैं यहां तक जानता हूं कि कश्मीर जो है, तो कश्मीर से लद्दाख वाले बेल्ट में जाने पर जहां से तिब्बत नदी वो छोटा छोटा जो नहर आता है 2-3, वहां मैं गया हूं। तो वो जो है वो देखा जाए तो सिंधु नदी जो पूरे जम्मू से आप देखते हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर का जो हम लोग जाते हैं 300 किलोमीटर, तो लगभग 150 से जो है 125 किलोमीटर को उसका रेंज है। और आप सिंधु नदी को देखेंगे तब आपको वास्तव में याद आएगा कि नहीं, हम लोग सिंध प्रदेश क्यों कहा जाता था। जो एक्वागार्ड का हम लोग पानी पीते हैं, क्या पानी, मतलब सोचिए कि मजा आ गया। तो वो देखा जाए, और वहां सब जो है नदी के किनारे ही जो है अच्छा अच्छा सब रिसोर्ट बने हुए हैं, और वही लोग पानी पीते हैं, उसी सिंधु नदी का ही पानी पी लेते हैं, इतना स्वच्छ पानी। तो आप देखते हैं कि जो हम लोग के यहाँ, जैसे मान लीजिए वो जो बोतल आता है पानी का जो 150 रुपये का मिलता है, हाँ उसका आता है ना 150-200 रुपये का, हाँ कुछ आता है, तो वो वहीं से पानी वो आता है, वो कुछ भी फिल्टर नहीं होता है, वो वही पानी वो लोग यहाँ पर, वहां से आने में इतना चूंकि पैसा लगता है तो इसके कारण वो लोग चार्ज करते हैं 150 रुपये। तो वो जो है पानी जो आता है वो उन्हीं सब चीज का पानी, वहाँ प्लांट लगा हुआ था बहुत सारा रास्ते में, तो हमने पता किया तो पता चला कि जो है यहाँ से वो पानी जाता है, यहाँ से हम लोग केवल पानी जो है उसको कर लेते हैं और उसको पानी को छोड़ देते हैं, जिससे वो सब नीचे जमा हो जाता है, ऊपर से हम लोग पानी उसको छान कर केवल बस भेज देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कोई फिल्टर नहीं होता है। तो आप देखते हैं कि अब समस्या क्या है। तो सिंधु नदी के बेसिन पर जब बनाया गया था तो पाकिस्तान जो है निम्न तटवर्ती के रूप में रह गया, निम्न तटवर्ती के रूप में रह गया। और भारत में जो 2 परियोजनाएं हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, एक परियोजना जो है वो देखा जाए तो ये रावी नदी पर जो है माधोपुर जो परियोजना है, और दूसरी तरफ जो है सतलज नदी पर फिरोजपुर परियोजना। तो ये जो 2 परियोजनाएं हैं वो भारत में रह गई। अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नहर जो है वो देखा जाए तो उसके पानी की आपूर्ति भारत से होती है। पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में जो नहरें हैं, भाई नहरों का देश भी तो पाकिस्तान को कहा जाता है, हम लोग रटते थे बहुत सारा, नहीं नदियों का नहीं, मतलब उसका नहरों का देश, तो नहरों का देश जो है पाकिस्तान, हम लोग छोटे छोटे थे तो याद आ गया, रटाई होती थी। तो मान लीजिए सब करिए कि पंजाब प्रांत में जो नहर है वहां पर पानी की आपूर्ति भारत के माध्यम से होता है।
अब इसके कारण दोनों देशों के मध्य समस्या उत्पन्न हुआ, क्योंकि पानी जो है जब मान लीजिए यहां से आपूर्ति कम होती है तो फिर वो पाकिस्तान समस्या उत्पन्न करता है। तो समस्या समाधान के लिए आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग का पाकिस्तान से तनाव उत्पन्न हो गया तो ऐसी दिशा में विश्व बैंक में जो IBRD होता है, तो IBRD शाखा के माध्यम से जो है आप जानते हैं कुछ समय अयूब खान साहब 1960 की बात है, अयूब खान साहब जो है वो देखा जाए तो यूएनओ में इस मुद्दे को उठाए थे कि भारत पानी हमारा रोक लेता है, भाई यहाँ से पानी आप नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ पानी कृषि कार्य तो होगा नहीं। तब जानते हैं कि नेहरू साहब उस समय थे, तो अयूब खान साहब और नेहरू साहब के मध्य जो है सिंधु नदी जल समझौता हुआ। 1 अप्रैल 1960 को इसको लागू कर दिया गया। तो इसका जो कुछ प्रावधान जो मुख्य है वो हम लोग को लिखना है और फिर वर्तमान समस्या लिखना है। पहले भूमिका लिखिए। स्वतंत्रता के समय भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा सिंधु नदी बेसिन पर बनाई गई। पाकिस्तान निम्न तटवर्ती के रूप में रह गया। एवं भारत में दो सिंचाई परियोजनाएं डैश माधोपुर ब्रैकेट में रावी नदी, दो परियोजनाएं डैश माधोपुर ब्रैकेट में रावी नदी तथा फिरोजपुर ब्रैकेट में सतलज नदी, माधोपुर ब्रैकेट में रावी नदी तथा फिरोजपुर ब्रैकेट में सतलज नदी भारत में रह गई। लेकिन पंजाब नहर पाकिस्तान में थी, जिसकी आपूर्ति भारत पर निर्भर हो गई। जिसके कारण दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। विश्व बैंक की मध्यस्थता से सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सितंबर 1960 में समझौता हुआ और 1961 से लागू कर दिया गया। अब देखिए समस्या का स्वरूप बंटवारा हो गया, तो समस्या क्या है? मोदी साहब नहीं कहते हैं कि हम लोग अपना पानी देते हैं, अपना पानी क्यों देंगे? आप इस तरह से खून बहाएंगे तो हम लोग अपना पानी हिस्से का क्यों देंगे? समस्या वास्तव में वही है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि अब समझौते को बताएं, समझौते का क्या प्रावधान था। जो वर्ल्ड बैंक ने IBRD ने समझौता कराया था उसमें कहा गया कि रावी, ब्यास, सतलज इसको जो है वो पूर्वी नदियों का दर्जा दिया गया था और आप जानते हैं कि इस पर भारत को अधिकार दिया गया। और दूसरी तरफ सिंधु, झेलम, चिनाब
इसको जो है पश्चिमी नदियों का दर्जा दिया गया, जिस पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। झेलम नदी भी तो कश्मीर से बहती है। हाँ, तो आप देखते हैं कि अब समस्या क्या हुआ। ये तो मान लीजिए समझौता हो गया। भारत सिंचाई के लिए, उसमें संधि में लिखा गया कि भारत सिंचाई के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए पानी का 20% प्रयोग कर सकता है। ये संधि में लिखा गया है। अब जानते हैं कि भारत के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो अपने पानी का 20% प्रयोग करे। भारत ने वो भी पानी पाकिस्तान को दे दिया था। उसी पानी को रोकने की बात होती है। अब मामला क्लियर हुआ कि जो पानी 20% जो हम लोग का हिस्सा है, तो हम लोग अपना भी हिस्सा पाकिस्तान को ही देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग नहर और तो बना नहीं पाए, अब बनकर तैयार हो रही है, तो 20% तो पानी हम लोग ट्रांसफर अपना करेंगे। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है नहर और था नहीं तो हम लोग पहले ध्यान दिए होते तो वहां से नहर बनाकर पंजाब हरियाणा में नहर लाते, फिर वहां से उत्तर प्रदेश भी आ जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब हम लोग का जो समस्या है, भाई हम लोग सतलज नदी में लाकर उस नहर को जोड़ देंगे उधर से, तो वो पानी फिर ट्रांसफर होगा, तो जो हम लोग का जो है वह यमुना नदी है, फिर उससे जोड़ेंगे, तो उससे जो है यमुना नदी से जो पश्चिमी यमुना नहर जो बुलंदशहर से जो नहर जा रही है, वो एकदम सब देखिए सब बढ़िया हो जाएगा मामला। तो वही तो बताऊंगा ना अभी कि पाकिस्तान को ज्यादा पानी दे रहे, तो जब अपना रोक लेंगे तो फिर तो दिक्कत आएगा ना उसमें। अब जानते हैं इसमें कहा गया, ये मामला हुआ समझौते में सहयोग और सहमति के आधार पर जो है वो देखा जाए, तो कहा गया कि हम लोग आपस में सहमति बनाकर काम करेंगे, और सिंधु नदी के जल का जो है वो देखा जाए तो समाधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब कोई समस्या है तो भारत जो अपना 20% में से कुछ पानी जो है दे दिया करेगा। और इसमें कहा गया कि आयोग की बैठक जो है प्रतिवर्ष जो है एक बार हुआ करेगी। जो भारत पाकिस्तान के मध्य कोई यदि समस्या है तो आप जानते हैं कि उस समस्या का समाधान हम लोग आपस में बैठकर करेंगे। इसके लिए जो है सिंधु नदी जल आयोग बनाया गया था, और जल बंटवारे के लिए बाकायदे जो है वो आयोग की नियुक्ति भी की गई है। और अभी भी आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है इसकी बैठक होती रहती है। जब बैठक होती है तो पेपर में आता भी रहता है कि इसकी बैठक हुई, इस पर यह निर्णय लिया गया, ये सब। हाँ बोलिए। पानी के परसेंटेज का क्यूसेक जो होता है ना, जो बहाव होता है, तो बहाव को देखकर जो है क्यूसेक में नापा जाता है उसको। क्यूसेक उसकी इकाई होती है। हाँ, नागर रख देना, वहां रख दो, हम दे देंगे, ठीक है। क्यूसेक जो होता है उसका इकाई होती है पानी के बहाव को, कि पानी का बहाव कितना है, स्पीड। अब लिखिए समझौते का प्रावधान, एक पैराग्राफ उसको लिखना है, ज्यादा नहीं है, तो बहुत सारा बवालबाजी, लेकिन मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं उसमें लिखवाऊंगा। पॉइंट वाइज लिख दीजिए, कोई बात नहीं। नंबर 1 लिखिए, रावी ब्यास सतलज को, रावी ब्यास सतलज को पूर्वी नदियों का दर्जा दिया गया। रावी ब्यास सतलज को पूर्वी नदियों का दर्जा दिया गया, पूर्वी नदियों का दर्जा दिया गया, और इस पर भारत को अधिकार दिया गया, और इस पर भारत को अधिकार दिया गया, और इस पर भारत को अधिकार दिया गया। और दूसरी ओर सिंधु झेलम चिनाव, दूसरी ओर सिंधु झेलम चिनाव, सिंधु झेलम चिनाव को पश्चिमी नदियों का दर्जा दिया गया, 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 और पाकिस्तान को अधिकार दिया गया, पाकिस्तान को अधिकार दिया गया, पाकिस्तान को अधिकार दिया गया।
लेकिन भारत सिंचाई तथा जल विद्युत निर्माण के लिए भारत सिंचाई तथा जल विद्युत निर्माण के लिए 20% जल का प्रयोग कर सकता है। 20% जल का प्रयोग कर सकता है। लेकिन व्यवहार में भारत पाकिस्तान को यह जल दे देता है। व्यवहार में भारत पाकिस्तान को यह जल दे देता है। पाकिस्तान को यह जल देता है। नंबर 2, सिंधु नदी जल आयोग बनाया गया है। नंबर 2, 2-3 पॉइंट लिखवा दें। तो नहर नहीं बना तो पानी कैसे लेके आएंगे हम लोग? जेब में भर के कैसे पानी लेके आएंगे? नहीं, बीच में लोग कह रहे थे कि जो है हम लोग को पानी ले लेना चाहिए। तो भाई पानी ले लेना चाहिए तो कैसे पानी ले ले? कुछ मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि बाल्टी लेके चला जाए, सब लोग पानी लेके हम लोग चले आए। भाई पानी कैसे? उसी का तो देखा जाए तो सलूसरम नहर बन रहा है कि कैसे हम लोग जल के लाएंगे, वो तो समस्या है। मोदी साहब नहीं कह रहे थे कि मान लीजिए तमाम नेता कहते सिंधु नदी का पानी रोक देना चाहिए। तो विशेषज्ञ जो थे, जो मतलब जानते हैं, भाई कल्पना में तो हम लोग कह देते थे कि नहीं पानी रोक देना चाहिए, उसका हम लोग को नहीं देना चाहिए। लेकिन वो पानी लेकर क्या करेंगे? कहाँ लेके जाएंगे बाल्टी से? भाई अरे हमारे देश में बात होता है, काम होता तो आज हम लोग चाइना से नहीं पिछड़े रहते। बात समझिए। ऐसा नहीं कि भारत में क्षमता नहीं, भारत में खूब क्षमता है। लेकिन ये बताइए, आज आप खुद भी देखिए नवयुवक लोग इतने हैं, उन लोगों को रोजगार चाहिए ना। उन लोगों को ये बताइए, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो मान लीजिए कम से कम मान लीजिए अब देखिए मूलभूत आवश्यकता है, तमाम चीज कहाँ हम लोग कर पाए। और ये जो देखा जाए तो ये हम लोग के विकास का सबसे अच्छा समय है। और आज हम लोग अपना विकास नहीं कर पा रहे। भाई जिस देश में नवयुवक सबसे ज्यादा होते हैं उस समय देश का विकास सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कह लीजिए कि आज स्थिति इतनी दयनीय है कि हम लोग जो है विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो है ही है, और क्या, सरकार की जो नीति है, पॉलिसी तो है ही है, तो गड़बड़ है। अब वही बात है कि जब मान लीजिए विदेश का रहा तो हम लोग को लग रहा है, हम लोग मान लीजिए आपस में विश्लेषण करते थे तो किसी को लगता नहीं था कि भाई आरबीआई से आप उतना पैसा ले लिए। ये सोचिए कि भाई जैसे ऐसे समझिए वो रिजर्व मनी है ना। ऐसे एग्जांपल लीजिए, आप घर में मान लीजिए कोई समस्या आया, बार बार रिजर्व मनी से ले लेते हैं। तो रिजर्व मनी से ले लेते हैं तो रिजर्व मनी में पैसा जो रखा हुआ है विशेष कार्य के लिए रखा हुआ है, विशेष परिस्थिति के लिए, सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं। तो फिर तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा ही, महंगाई भी बढ़ेगा। अच्छा, उसी के जुगाड़ में लग गए। लिखिए तो नंबर 2, लेकिन जो ऐसे समझिए कि पूरा जो पानी 20% है, संपूर्ण पानी का जो 20% है वो हम लोग प्रयोग नहीं करते। मैं बताता हूं आपको, मैं खूब घूमा हूं। मैं 8-10 साल से थोड़ा जब कोचिंग खोल लिया 2013 में तो बंद कर दिया घूमना उमना, नहीं तो मैं तो सब देखा हूं। झेलम नदी जो है एकदम कश्मीर के पैरेलल जाती है। ये सोचिए कि ये रोड है, बगल में झेलम नदी ऐसे बहती है एकदम सीधा। और उसका जो पानी है सोचिए कि उसमें से हम लोग जो है देखा जाए तो उसका भी तो पानी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। लेकिन उसका पानी कोई यूज नहीं होता। मैं जब वहां कश्मीर में गया तो वहां खूब पता उता किया तो लोगों ने क्या बताया कि जो सिंधु नदी हम लोग का है, तो सोचिए हम लोग के क्षेत्र से गुजरती है, अब वो सीधे पाकिस्तान चली जाती है सिंधु नदी। हम लोग अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 का प्रयोग, कहीं न कहीं कोई विदेशी कंपनियां तो वहां गई नहीं, कोई प्रोजेक्ट तो कुछ लगा नहीं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि हम लोग पेप्सी वाले को जो है ले आकर वहां मद्रास में लगाए। पेप्सी जो कंपनी है ना, उसका एक शाखा मद्रास में भी है, कर्नाटक में भी है।
तो आप जानते हैं कर्नाटक वाले लोग, मद्रास वाले लोग विरोध करते हैं कि भाई पेप्सी जो है कंपनी, यहाँ हम लोग को कृषि के लिए पानी नहीं है, आप पेप्सी को पानी दे दिए। तो पेप्सिको जो कंपनी है, तो आप जानते हैं कि भाई 5 लीटर पानी में आधा लीटर पेप्सी बनता है। मैं कम ही बता रहा हूँ, 10 लीटर में आधा लीटर। ठीक, वो लोग बॉयल करते हैं, क्या क्या उनका सब प्रोसेस है भगवान जाने। तो अब उसमें यह है, इन सब कंपनियों को ले जाकर वहीं सिंधु नदी के किनारे हम लोग लगा देंगे। अब और क्या जानते हैं, सिंधु झेलम की नदी किनारे लगा देंगे कि जाओ यहीं पर पेप्सी बनाते रहो मस्त होकर, हम लोग को राजस्व भी मिलेगा। पाकिस्तान इसलिए तो टेंशन आता है कि भाई अब भारत 370 समाप्त किया, तो उसके बाद ये जितनी कंपनियां सबको उधर करेगा। अब फिर वहां से नहर हम लोग बना रहे, नहर बन रही है, बहुत वो स्पीड से काम हो रहा है उस पर। नंबर 2 लिखिए। सिंधु नदी जल सिंधु नदी जल आयोग बनाकर, सिंधु नदी जल आयोग बनाकर बनाया गया है, जो भी सिंधु नदी जल आयोग बनाया गया है। और जल बंटवारे के लिए, आयुक्त की नियुक्ति की गई है। जल बंटवारे के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जिसकी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार बैठक होती है, जिसकी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार बैठक होती है। प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार बैठक होती है। नंबर 3, समझौते में सहयोग आबलिक सहमति को आधार बनाया गया है। समझौते में सहयोग आबलिक सहमति को आधार बनाया गया है। सहयोग आबलिक सहमति को आधार बनाया गया है। सहयोग आबलिक सहमति को आधार बनाया गया है। और यह भी कहा गया कि सिंधु नदी के जल का समाधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से होगा। सिंधु नदी के जल का समाधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से होगा। सिंधु नदी के जल का समाधान व्यवहारिक दृष्टिकोण से होगा। ठीक है, अब समझिए वर्तमान समस्या। अब समस्या क्या हो रहा है, देखिए सिंधु नदी जो प्रणाली है, तो सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान की 1,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सिंचित होता है। तो 1,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो सिंधु नदी से ही उसका सिंचित होता है। अब जानते हैं कि भाई 20% तो हम लोग का एथेंटिक रूप से उसमें है। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस पर अपना बांध बनाएंगे और अपना जो है पानी का प्रयोग करेंगे। तो आप देखते हैं कि 18,600 मेगावाट की जो परियोजना है, इस पर बननी शुरू हो गई है। और जानते हैं कि इस पर जो है, जैसे जो हमारी अधूरी परियोजनाएं थी, बहुत सारी जो अधूरी परियोजनाएं थी, स्वालकोट, बुरसर, ये सब जो तुलबुल नदी पर जो पड़ती है, हाँ, तो ये सब जितना भी हम लोग का जो देखा जाए, तो जब ये सब जो परियोजना था, इन सब परियोजनाओं को अब भारत पूरा करेगा। क्योंकि भाई हम लोग जब उस समय परियोजना शुरू किए थे, अब जानते हैं कि उसी 20% जल के लिए शुरू किए थे। लेकिन अब समस्या ये था कि हम लोग बीच में उसको छोड़ दिए, क्योंकि 1990 में जो आतंकवादी गतिविधि और तमाम चीजों के कारण जो है वहां पर सब प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो अब हम लोग उसको पूरा करेंगे। अब पाकिस्तान इस चीज का विरोध कर रहा है। अरे भाई, हम लोग का जो पानी, हम लोग तो अपना प्रयोग करेंगे ना। 1990 में आतंकवादी गतिविधि बढ़ा, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी, इंजीनियर, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दिया गया था, तो उसको सब बंद कर दिया गया था। नंबर 1, वर्तमान समस्या। सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा
1,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करता है। 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र सिंचित करता है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 18,600 मेगावाट की 18,600 मेगावाट की 18,600 मेगावाट की योजना पर कार्य करेगा। $18,600 मेगावाट की परियोजना पर कार्य करेगा और अधूरी परियोजनाओं स्वालकोट, एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। स्वालकोट, कलनई, एक दो जो हटा जाए, कलनई, बुरसर आदि परियोजनाओं को पूरा करेगा, जिसका पाकिस्तान विरोध कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान विरोध कर रहा है। नंबर 2, दूसरा बात समझिए। देखते हैं कि भारत द्वारा जो है किशन नदी पर, जो आप लोग पढ़ते हैं कि रन ऑफ द रिवर जो परियोजना है, और चिनाव नदी पर रातले परियोजना, तो चिनाव नदी पर जो रातले परियोजना है उसका भारत ने निर्माण पूरा कर दिया, मतलब पूरा ही होने वाला है, बस उसका उद्घाटन ही है। हाँ, अब लगभग पूरा होने वाला है। आपसे बता दें कि नहर वाला काम जो है 8 महीने में पूरा हो जाएगा। 8 महीने का, अब तो 2 महीने को 6 महीने पूरा हो जाएगा मैक्सिमम। सब तो हो गया, अब तो सीमेंटेड चल रहा है मामला। कश्मीर वाले जो जब जम्मू जाते हैं तो देखिए कटरा वाले बगल से वो जो है पूरी नहर ऐसे आ रही है चंडीगढ़ होते हुए। सब जमीन उमीन का सब इधर आवंटन उंटन सब हो गया, सब हर जहाँ जो है जितना भी किसानों को देना था पैसा सब दे कर, सब मुआवजा उवजा देकर एकदम ओके है। और आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, नहर बनाने में कितना टाइम लगता है। देखते हैं हरियाणा से जो है वो जो नहर है आती है जो पानी वाली, उसके पहले जो दूसरी नहर बनी है वो ज्यादा 3 महीने बनकर तैयार हो गई थी। आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें, कोई समस्या थोड़ी ना बहुत ज्यादा। नंबर 2, भारत द्वारा किशन नदी पर रन ऑफ द रिवर परियोजना उसमें बहुत सारी परियोजनाओं को आपस में मिलाया जाता है। रन ऑफ द रिवर परियोजना तथा चिनाव नदी पर रातले परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिसके डिजाइन पर पाकिस्तान आपत्ति कर रहा है। जिसके डिजाइन पर पाकिस्तान ने आपत्ति किया है, वही भूकंप वाला। तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं तो भूकंप आ सकता है, हाँ बाढ़ वाला भी है। एक चीज और इसमें है कि पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन इसको कहा है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो जाएगा। भाई बात तो सही है, बहाव क्षेत्र तो कम होगा ही, अब फिर जो है उसका कृषि कार्य प्रभावित हो सकता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ले गया
लेकिन वही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुद्दा ले जाने के लिए दोनों देशों का सहमत होना जरूरी है, तो भारत तो मना कर दिया। नंबर 3, पाकिस्तान ने उपरोक्त पहलुओं को सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन माना है। पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन माना है और कहा है कि इन पहलुओं से उल्लंघन माना है और कहा है कि इन पहलुओं से पाकिस्तान की ओर बहाव क्षेत्र कम होगा। इन पहलुओं से पाकिस्तान की ओर बहाव क्षेत्र कम होगा। पाकिस्तान की ओर बहाव क्षेत्र कम होगा। कृषि कार्य प्रभावित होगा। इस मसले को न्यायालय में भी उठाया है। इस मसले को न्यायालय में भी उठाया है। हाँ, और कौन सा नहीं? इस मसले को अभी से गड़बड़ होंगे तो कैसे होगा तो मामला। जहां से आप आए वहीं से वो भी आए हैं, वो भी बगल के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में उठा है, ये लोग हमको भी गड़बड़ करके छोड़ेंगे। अब उसमें चलिए मूल्यांकन लिखिए। क्या चीज? नहीं, चुनाव नदी मैं बताया चुनाव नदी पर पाकिस्तान का जो अधिकार है, तो अभी मैं बताया कि उसमें जो समझौता हुआ है, उस समझौते में जो है थोड़ा थोड़ा जो है भारत को भी तो सब है? भारत से नहीं, भारत में बहती है, अधिकार है, लेकिन हम कहते हैं भारत भी तो उस जो जल जो प्रणाली है, पूरा सिंधु नदी का प्रणाली है, उसमें परसेंट। मैं तो आप लोगों को एक चीज बताया ना, केवल वो जो है समझौता, कभी नेट पर आप पढ़िएगा, सबका जो है पॉइंट पॉइंट में क्या क्या सब पूरा लिख रखा है। हाँ, तो उसमें हम लोग तो सिंपल सा, क्योंकि 150 सबका ही आता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत सारा उसमें बाइफर्केशन भी है, हम लोग को उतना लिखना भी नहीं होता है। अब इसका जो है मूल्यांकन लिखिए। पठानकोट उरी जैसी आतंकवादी, पठानकोट उरी पुलवामा, पठानकोट उरी जैसी आतंकवादी घटनाओं के बाद, पठानकोट उरी पुलवामा जैसी घटनाओं के बाद भारत ने संधि को समाप्त करने की बात की। संधि को समाप्त करने की बात की। जिससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। सिद्धांतः वियना संधि की धारा 64 के तहत, सिद्धांतः वियना संधि की धारा 64 के तहत, सिद्धांतः वियना संधि, वियना संधि की धारा 64 के तहत भारत संधि से बाहर आ सकता है। संधि से बाहर आ सकता है। लेकिन इससे दक्षिण एशिया में अशांति को बढ़ावा मिलेगा।
दक्षिण एशिया में अशांति को बढ़ावा मिलेगा। और जब तक नहरों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसका लाभ भारत को नहीं मिल सकता। नहरों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसका लाभ भारत को नहीं मिल सकता। अब समझिए, जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जैसे सरक्रीक विवाद है वो पढ़ा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आता भी है हम लोग क्या, जैसे सब देखे होंगे, आया भी होगा कुछ कभी। जैसे मान लीजिए सियाचिन चल रहा है, सियाचिन पढ़ा देता हूं। ऐसे जो मुख्य मुख्य विवाद है, वैसे तो मान लीजिए श्रीलंका का विवाद है, लेकिन इस समय साल भर मामला शांत है। लेकिन सियाचिन जैसे मामला है, पेपर में आता रहता है, सरक्रीक वाला है, वो सब थोड़ा पढ़ा देता हूं। वो पीओके वाला ये सब नहीं, इसमें हम लोग क्या वो सब नहीं है उतना, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूं। मैं तो जीएस में बोला हूं कि पढ़ाता हूं, कापी फोटो से करा लीजिएगा, कोई दिक्कत मुझे थोड़ी ना है। मैं तो इसलिए नहीं जा रहा हूं कि फिर हम लोग भटक जाएंगे उसमें। एक बार भटक गए ना पड़ोसी देश में, पड़ोसी देश पढ़ने में कितना दिन लगता है? 10 दिन। 10 दिन, 1-2 दिन का मामला थोड़ा, आप लोग पढ़े थे, 8-10 दिन लगी गया था। सरक्रीक का विवाद, सरक्रीक विवाद हेडी बनाइए। सरक्रीक का विवाद, तो सरक्रीक का विवाद है तो इसका भूमिका, फिर विवाद का स्वरूप थोड़ा समझना है। विवाद का स्वरूप और फिर इसका प्रभाव पॉइंट में लिखवा देंगे। एक ही बात है, और एक ही चीज है, और क्या है? टेररिस्ट है या मिलिटेंट का ही एक ही। अब समझिए, कुछ बोलिए, कुछ मन में हो तो है। हाँ, लेकिन वो तो आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़े होंगे ना। हाँ वो ठीक है, सर ने सही पढ़ाया। अब जैसा समझिए, वो ठीक पढ़ाया, कोई दिक्कत सही है, तो सामान्य रूप से। अब देखिए, जैसे आप देखते हैं कि कच्छ के रण का बंटवारा जो है दोनों देशों के बीच स्पष्टता विभाजित नहीं हो पाया, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य 1965 में जो है युद्ध हुआ। कच्छ के रण को लेकर ही युद्ध हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने जो है कच्छ के रण का 90% भाग भारत को दिया था और 10% भाग जो है पाकिस्तान को दिया था। अब जानते हैं कि ये बंटवारा तो हो गया, लेकिन सरक्रीक के जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र का विभाजन नहीं हो पाया, क्योंकि दलदली भूमि है, तो इसलिए जो उसका विभाजन नहीं हो पाया। अब समस्या ये हुआ कि वहां पर जानते हैं कि वहां पर कच्छ के रण वाले बेल्ट में कोई जाता होता तो है नहीं। 1990 के दशक में जो है अनुसंधानकर्ताओं ने ये कहा कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक गैस है, यहाँ तेल भंडार है, खनिज तत्व है। जब इन लोगों ने ये बात कहा तो बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। अब पाकिस्तान भी कहने लगा कि भाई ये इस क्षेत्र में हमको भी चाहिए, इस क्षेत्र में हमारा ज्यादा है। तो सरक्रीक की अवस्थिति जो है गुजरात और पाकिस्तान के, गुजरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, उन दोनों के मध्य जो है अरब सागर में लगभग जो है 98 किलोमीटर लंबा जो है ज्वार नद मुक्त क्षेत्र है, दलदली भूमि है। अब जानते हैं कि प्रथम सर्वेक्षण जो है इसका 1914 में किया गया था। उस समय जो है वह देखा जाए तो वहां पर जो सिंध के जो राजा थे, सिंध के जो राजा थे और दूसरी तरफ कच्छ के जो राजा थे राव महाराज, तो राव महाराज और उनके मध्य जो है दोनों लोग के मध्य एक समझौता हुआ। और अब जानते हैं कि उस समय कोई जाता होता तो था नहीं वहां पर, तो लोगों ने बैठकर आपस में ही जो है
और देखा जाए तो वही मैप पर जो है लाइन खींच दिया, भाई चलिए ये लाइन बन गया, उसको ग्रीन लाइन कह दिया गया, उसी को रिबन लाइन भी कहा जाता है। तो ग्रीन लाइन और रिबन लाइन इस तरह से बनाकर कह दिया गया कि भाई ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया। अब कच्छ के राजा और जो है सिंध के राजाओं ने अपना कर लिया। अब जानते हैं कि स्पष्ट बंटवारा तो हुआ नहीं था, इसके कारण इसका विवाद शुरू हुआ। वो भी विवाद नहीं होता, अनुसंधानकर्ता नहीं बताते तो ये सब कुछ नहीं विवाद होना था, वहां किसी को पता भी नहीं चलता कुछ। लिखिए पहले भूमिका, भूमिका लिखिए। कच्छ के रण का बंटवारा, कच्छ के रण का बंटवारा दोनों देशों के बीच, कच्छ के रण का बंटवारा दोनों देशों के बीच, कच्छ के रण का बंटवारा दोनों देशों के बीच स्पष्टतः नहीं हो पाया, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य 1965 का युद्ध भी हुआ, दोनों देशों के मध्य 1965 का युद्ध भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने युद्ध भी हुआ 1965 में। पढ़ लीजिए, एकदम परेशान करते हैं। कच्छ के रण में ऊपर वाला उधर, हाँ 1965 में युद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण का 90% भाग, कच्छ के रण का 90% भाग भारत को तथा 10% भाग पाकिस्तान को दिया, 10% भाग पाकिस्तान को दिया। ठीक है, उसमें और लिख दिए, लेकिन सरक्रिक के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित, सरक्रिक के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और 1980 के दशक में, 1980 के दशक में अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन तथा तेल भंडार हैं, इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन तथा तेल भंडार हैं, प्राकृतिक संसाधन तथा तेल भंडार हैं, जिससे विवाद को बढ़ावा मिला। जिससे विवाद को बढ़ावा मिला। अब समझिए। अब इसके बाद जो है समस्या का स्वरूप लिख दीजिए। समस्या का स्वरूप क्या है? अभी मैं बताया कि लिखिए, मैंने अभी तो समझाया था। सरक्रिक की अवस्थिति, समस्या का स्वरूप, पहले दो लाइन लिख दीजिए। सरक्रिक की अवस्थिति गुजरात और पाकिस्तान के, सरक्रिक की अवस्थिति गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य, सरक्रिक की अवस्थिति
गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य, गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य अरब सागर में 98 किलोमीटर लंबा 98 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख क्षेत्र है। ज्वार नदमुख क्षेत्र है। इसका प्रथम सर्वेक्षण इसका प्रथम सर्वेक्षण 1914 में किया गया था। उन्नीस में किया गया था। उस समय सिंध तथा कच्छ के राजा ने ग्रीन लाइन के माध्यम से समस्या का समाधान कर दिया। ग्रीन लाइन के मध्य समस्या का समाधान कर दिया। ग्रीन लाइन के मध्य समस्या का समाधान कर दिया। ग्रीन लाइन के माध्यम से समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन स्पष्ट बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, स्पष्ट बंटवारा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा समझिएगा, तब दूसरा बात। अच्छा, कोई बात नहीं, पैरा चेक के लिखवा देंगे। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो है वह देखा जाए तो एक सिद्धांत है थालबेक डॉक्ट्रिन। एक है थालबेक डॉक्ट्रिन। तो थालबेक जो डॉक्ट्रिन है, इसी के आधार पर जो है नदियों के जल का बंटवारा और तमाम समस्याओं का समाधान होता है। भारत इसी अवधारणा के आधार पर जो है समस्या का समाधान चाहता है, लेकिन यह जो क्षेत्र है वो देखा जाए तो नदी जल तो है नहीं, ये तो दलदली भूमि है। तो पाकिस्तान देखा जाए तो थालबेक डॉक्ट्रिन को स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि भाई ये तो नदी तो है नहीं। और पाकिस्तान कहता है कि भाई ऐसा है कि हम लोग जो है देखा जाए तो जो समाधान जो है उस समय जो हुआ था, अब उस समाधान को भी पाकिस्तान नहीं मानता है। पाकिस्तान कहता है कि जो भी जल वाला क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी पूरब की तरफ घूम रही है, तो सरक्रिक में खाली जगह जो जमीन है वो भारत के पास ज्यादा है और दलदली भूमि पाकिस्तान के पास ज्यादा है। भारत कहता है कि भाई ऐसा करिए कि जितना भी दलदली भूमि है आप ले लीजिए उसमें से, चलिए आधा आपको देते हैं। लेकिन समस्या कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं, 1914 में जो सर्वे हुआ था और जहां तक दलदली भूमि उस समय थी वहां से बांटा जाएगा। और अधिकांश भाग जो है देखा जाए तो सरक्रिक वाला आजकल जो है जमीन बन चुका है, पानी तो वहां है नहीं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और धीरे धीरे जो है वहां कटाव होते होते पानी सब उधर चला गया। तो उसके कारण जानते हैं कि दोनों देशों ने कहा कि भाई चलिए अपना अपना मैप रखा जाए, सहमति बनाई जाए। 1998 में समस्या समाधान के लिए वार्ता शुरू हुआ। पाकिस्तान ने B44 का मानचित्र प्रस्तुत किया बनाकर, वही पूरा जो पहले जल था उसका। भारत ने जो है 1925 की स्थिति का अपना मानचित्र प्रस्तुत किया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई और इस तरह यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पैरा चेंज करके अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसमें
अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसमें थालवेग डॉक्ट्रिन महत्वपूर्ण है, थालवेग डॉक्ट्रिन महत्वपूर्ण है, थालवेग डॉक्ट्रिन महत्वपूर्ण है। भारत इसी आधार पर थालवेग डॉक्ट्रिन महत्वपूर्ण है और भारत इसी आधार पर समस्या का समाधान चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया, पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि सरक्रीक दलदली भूमि है, सरक्रीक दलदली भूमि है, जबकि नदियों के लिए यह सिद्धांत लागू होता है, जबकि नदियों के लिए यह सिद्धांत लागू होता है। उन्नीस में समस्या समाधान के लिए 1998 में समस्या समाधान के लिए वार्ता शुरू हुई। पाकिस्तान ने B-44 मानचित्र प्रस्तुत किया, पाकिस्तान ने B-44 मानचित्र प्रस्तुत किया। वार्ता शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान ने B-44 का मानचित्र प्रस्तुत किया, जबकि भारत ग्रीन लाइन के आधार पर 1925 की स्थिति की बात की, ग्रीन लाइन के आधार पर 1925 की स्थिति की बात की। की स्थिति की बात की। लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। नदियों का जो जल है, मान लीजिए नदियों का जो जल है तो वो विवादित है, तो इसका बंटवारा इस नियम से होता है, कानून से होता है। जल का बंटवारा मतलब भाई जल है तो वहां पर भूमि भी तो नीचे है। B-44 मानचित्र का नाम है जो पाकिस्तान ने प्रस्तुत किया था, उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं, इधर उधर क्या फायदा। अब जरा देखिए, बहुत उलझना भी नहीं है। अब आप लोग जो सब जैसे अभी आपने कहा, मान लीजिए मिलिटेंट है, उग्रवाद आप लोग पढ़ते हैं, उग्रवाद क्या है, क्या समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी गतिविधियां सब पढ़े होंगे। नॉर्थ ईस्ट का समस्या है, कश्मीर का समस्या है, साउथ का समस्या है, उत्तर भारत की समस्या है। लेकिन हमारी इंटरनल सिक्योरिटी तो पढ़ेंगे ही उसको, नहीं पढ़ा दिए। हाँ, अब समझिए, अब इसका प्रभाव चलिए पॉइंट पे लिखिए। प्रभाव समझिए। अब कितने लोगों का कोर्स खत्म होगा, सेकंड पर खत्म होगा तो? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका भी खत्म हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों का कोर्स खत्म, आपका भी खत्म पूरा?
अच्छा जैसे करिएगा। कोर्स खत्म, बढ़िया। अब पीछे से किसका, उधर नहीं भी खत्म होगा तो खत्म करा देंगे उनका। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब जो है भाई हम तो पूछ लिए कि भाई जिन लोगों का कोर्स खत्म होगा उन्हीं लोगों से पूछा जाएगा कि हम लोग भाई क्या पार्टी वार्टी करें। तो आप लोगों का सब इंडियन वेस्टर्न थ्योरी और सब खत्म। इसके बाद इंडियन थिंकर शुरू होगा, वो तो फिर उसी क्रम में चलेगा। इंडियन चलेगा नहीं, मतलब ये बताइए कि जैसे सेकेंड पेपर खत्म होगा तो कितने लोगों का कोर्स खत्म होगा, ये लोग नहीं बता रहे हैं। आपका खत्म हो जाएगा। इंडियन आपने पढ़ा था? अच्छा तो कोई बात है, कर लीजिएगा एक दो क्लास, वो भी करके खत्म कर लीजिए, आपका भी खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़िया। तो जैसे मैं बताया कि पहला प्रभाव ये है, कोई बात नहीं, चलिए भाई कोर्स खत्म होगा तो हम लोग तो भाई जिन लोगों का कोर्स खत्म होगा उन्हीं से तो पूछ के मिठाई उठाई खाएंगे। तो दो दो तीन तीन मिठाई तो उसको खाया करिए अपने हिसाब से। अब समझिए, उन्हें पीछे लोग आए लोगों से ही पूछा जाएगा। पहला प्रभाव देखिए, जैसे मान लीजिए जो सरक्रीक जो वहां भूमि है 98 किलोमीटर का, वो विवादित है। अब विवादित है तो मछुआरों की समस्या उत्पन्न होती है। समुद्री सीमा के अभाव में जो है नौकाएं जो है एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर जाती हैं। भाई मुंबई वाले घटना में भी तो यही हुआ था, याद आया कि हम लोग का मुंबई वाले घटना में यही तो हुआ कि जहाज उधर चला गया। अब पानी में तो पता चलता नहीं कि जहाज किधर गया, और इस तरह से उसी जहाज को लेकर जो है आतंकवादी आ गए। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बार बार सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है, मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियों में भी इस चीज का प्रयोग हो जाता है। नंबर एक, सरक्रीक विवादित होने के कारण मछुआरों की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सरक्रीक विवादित होने के कारण मछुआरों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समुद्री सीमा के अभाव में नौकाएं अपने देश की सीमा को पार कर जाती हैं। समुद्री सीमा के अभाव में नौकाएं अपने देश की सीमा को पार कर जाती हैं। नौकाएं अपने देश की सीमा को पार कर जाती हैं। दूसरा देश उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। नौकाएं अपने देश की सीमा को पार कर जाती हैं, दूसरा देश उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा बात समझिए। अब देखते हैं कि पिछले वर्षों में क्या हुआ, कि पिछले वर्षों में जो है यह क्षेत्र नशीली दवाइयों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है तो यहाँ अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। ये लोग जो है अवैध रूप से यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है। जानते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर जो है पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है, तो जो हमारे ये आतंकवादी हैं तमाम हैं खूब तस्करी अपना करते हैं। ये भी समस्या है। बंटवारा हुआ नहीं तो दोनों देश की कंपनी तो वहां कोई जा नहीं सकता, तो फिर तो वहां आतंकवादी ही जाएगा ना। ये भी तो समस्या आ गया, तो उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लिखिए नंबर 2, कोई भी देश फायदा नहीं उठा पा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र नशीली दवाइयों, हथियारों और पेट्रोलियम उत्पाद
कि अवैध व्यापार से ग्रसित रहा है, कि अवैध व्यापार से ग्रसित रहा है, कि अवैध व्यापार से ग्रसित रहा है, जिसके कारण समस्या बढ़ी है। नंबर 3, आतंकवादी भी इस क्षेत्र का प्रयोग अवैध घुसपैठ के लिए कर रहे हैं। आतंकवादी भी इस क्षेत्र का प्रयोग अवैध घुसपैठ के लिए कर रहे हैं। और दोनों देशों का आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है। दोनों देशों का आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है। आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है। क्योंकि सीमा निर्धारण से दोनों देश प्राकृतिक गैस का दोहन कर सकते हैं। सीमा निर्धारण से दोनों देश प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पदार्थ का दोहन कर सकते हैं। अब 3 लाइन का एक मूल्यांकन लिख दीजिए। और क्या बोला था पढ़ाने के लिए इसमें? सियाचिन पढ़ लिया। हाँ, सियाचिन पढ़ा देता हूँ 150 शब्द, क्योंकि रोज वो चर्चा में आता हुआ आ सकता है। सियाचिन, उसका मूल्यांकन लिखे तो 2 लाइन लिखवा दूं। सर्करिक की समस्या अभी भी बनी हुई है। सर्करिक की समस्या अभी भी बनी हुई है। सर्करिक की समस्या अभी भी बनी हुई है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लेने का बात किया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लेने की बात की है। लेकिन पाकिस्तान सहमत नहीं है। पाकिस्तान सहमत नहीं है। वास्तव में मूल समस्या जल / भूमि विभाजन की नहीं, भूमि विभाजन की नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक हितों की है। सामरिक और आर्थिक हितों की है। सियाचिन का विवाद ये पढ़ लीजिए। रोहिंग्या तो खैर बहुत पुराना हो गया हो, तो बोल दूंगा, बोलने में क्या। सियाचिन, इसको भी थोड़ा सा 150 शब्द। चलिए, भूमिका, समस्या का स्वरूप, थोड़ा सा श्रीलंका का भी 150 शब्द लिखवा देंगे, उत्प्लवन वाला, उसी का आता है, उसी का एक है। एक रोहिंग्या वाला है। खैर दक्षिण एशिया में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछने को है। समस्या का स्वरूप, और फिर इसके बाद जो है इसका वर्तमान स्थिति सहित मूल्यांकन,
और कुछ हो तो बताइए इस तरह से, जो सीमा विवाद, नदी जल विवाद, इस तरह का चीज ही इसमें पढ़ना है। वही जो इंसर्जेंसी जो है, जो श्रीलंका वाला, वो मैं लिखवा दूंगा समझा के, कोई दिक्कत, श्रीलंका का लिखवा के समझा दूंगा। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए भी होंगे, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए भी होंगे। चिकन, वो तो डोकलांग वाला विवाद है ना, तो जीएस में हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आने को तो 150 शब्द में आ ही सकता, मैं कहा मना करता हूं। मैं तो आप लोगों से बोला कि आप लोग बस एक काम ये करिएगा कि जीएस का जो मैं आईआर पढ़ाता हूँ फोटो से करा के रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का कोई भरोसा होता नहीं है, जो लेटेस्ट में कुछ समस्या आता है पूछ लेता है तुरंत। हम लोग जीएस में क्या करते हैं, सब ज्यादा पढ़ा देते हैं, और यहां पर जैसे क्या होता है, एक दो क्वेश्चन उल्टे दे तो आते ही आते हैं सब्जेक्ट में, एक दो क्वेश्चन जो उल्टा जाए वो जीएस वाला ही रहता है इधर। जैसे मान लीजिए डोकलांग विवाद है तो 150 शब्द पूछ लिया होगा, या पूछ सकता है, अब तो खैर पुराना हो गया, अब नया नया सब इशू आ गया, तो इसलिए बोला हूं कि वो जीएस में भी है, मान लीजिए यहां पर भी पढ़ लिए। अब समझिए भूमिका, सियाचिन की जो भौगोलिक अवस्थिति है विवाद का मूल कारण है, क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यहां पर जो है वह देखा जाए तो आप जानते हैं कि ऐसे सब रेखाएं हैं, तो उसमें से जैसे एक रेखा है NJ 9842, ये जो NJ 9842 जो रेखा है, उस बिंदु को लेकर विवाद दिखाई देता है। इस रेखा का मतलब होता है 50 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी, ऐसे। और क्या, एक रेखा का मतलब कि जो है 20-25 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी पूरी, 100 किलोमीटर का, 100 क्या 250 किलोमीटर का पूरा रेंज। यहां पर बैठ के हम लोग मान लीजिए 1 बीघा 2 बीघा जमीन के लिए परेशान है, वो लद्दाख उद्दाख के ऊपर जाइए, 100 किलोमीटर आप ले लीजिए जमीन, जाके जाइए बैठिए अपना आराम से कुर्सी लगा के, भाई ये हमारा है, हाँ जाइए आप ही का, बैठे रहिए भाई, जिसको ज्यादा उधर ही लेके बैठा दे आदमी, ये आप ही का है, जाइए ले आके जो है वो सियाचिन के ऊपर कुर्सी पर बैठा दे कि आप ही का है, बैठे रहिए मजे से। तो आप देखते हैं कि जो NJAC 9842 है, उस बिंदु को, रेखा को लेकर विवाद है। समाधान के लिए जो है सचिव स्तर पर जो है वार्ता होती रही, लेकिन आप जानते हैं कि समाधान नहीं हो पाया। 1984 से अभी तक जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर -30 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लगभग जो है 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। जो आप लोग हनुमत थप्पा और तमाम विवाद सब सुनते रहे होंगे, इसी बेल्ट का सब अभी समस्या उत्पन्न हुआ था। वहां पर जो है बर्फीली हवाइयां चली थी, देखिए 4-5 सैनिक फिर शहीद हो गए, तभी 10-12 दिन पहले। हाँ हाँ, तो वो सब जो है मान लीजिए, वो सब जितना हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, वो इसी क्षेत्र की सब समस्या है। पहले भूमिका लिखिए, ये रेखा है ना, उसका नाम है, लोगों ने इसका नाम रखा है NJ 9842, लिखिए। वो कुछ वहां कोडिंग होता है ना, तो कोडिंग से लिखिए उसमें। सियाचिन की भौगोलिक अवस्थिति, सियाचिन की भौगोलिक अवस्थिति, सियाचिन की भौगोलिक अवस्थिति विवाद का मूल कारण है। सियाचिन की भौगोलिक अवस्थिति विवाद का मूल कारण है, विवाद का मूल कारण है, क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान, चीन, क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहां NJ 9842 को लेकर विवाद दिखाई देता है, NJ 9842 को लेकर विवाद दिखाई देता है।
को लेकर विवाद दिखाई देता है। इसके समाधान के लिए अनेक अवसरों पर सचिव स्तर की वार्ता की गई। अनेक अवसरों पर सचिव स्तर की वार्ता की गई। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। समस्या का समाधान नहीं हो पाया और 1984 से अभी तक 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। बर्फीली हवाओं से भी अनेक नुकसान होते हैं। बर्फीली हवाओं से भी अनेक नुकसान होते हैं। यहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर में लोग कांप गए। भैया मैं कहते हैं वहां -20 डिग्री में सोचिए हम लोग का क्या होगा। समस्या का स्वरूप नंबर 1 अभी बता रहा हूं क्या चीज, भारत पाकिस्तान का। हाँ, ये जो रेखा है उसको लेकर विवाद है, बंटवारा नहीं हो पाया। हाँ, और उसके ऊपर तो जो है सियाचिन वाला जो है, जो अक्साई चीन है, वो तो पीओके वाला जो बेल्ट है वो तो पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। ये वाला ना, सियाचिन वाला ना, इसमें 1984, उसका बता दूं थोड़ा सा, 1984 से पहले कोई विवाद नहीं था। 1984 में देखा जाए तो वहां पर चीनी सैनिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। तब से जो है वो विवाद शुरू हुआ कि भाई भारत ने कहा कि यहाँ पर चीन की सेना क्या कर रही थी। चीनी सेना चली गई, लेकिन भारत ने वहीं पर से भारत ने जो अपना सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया था। और फिर कारगिल के बाद भारत सतर्क हो गया, क्योंकि कारगिल भी तो इसी बेल्ट में पड़ेगा ना, तो इसी बेल्ट में पड़ेगा, तो इसलिए भारत ने अब अपना जो है वो स्टैंड बदल दिया कि नहीं, पाकिस्तान तो कहता है कि यहाँ सेना क्या जरूरत है, भारत कहता नहीं हमारी सेना रहेगी। अब जा देखिए समस्या का स्वरूप। मैप लगाना चाहिए। अब इतना जाग्रफी आप लोग पढ़ ही रखे हैं तो क्या करें। जाग्रफी अभी हुआ कि नहीं, एग्जाम के बाद होगा। नंबर 1, 0 से नीचे तापमान रहता है, जिसके कारण जो पीटी में आता है उसको पहले आप लोग जो है जहां भी पढ़ते हैं पीटी में जो आता है उसको पहले, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना। आगे आएंगे तो करेंगे। जैसे हम ही कहते हैं, जैसे पीटी का एग्जाम है, जिन लोगों को देना है तो आप लोग जैसे मान लीजिए जहां भी है तो पीटी वाला पोर्शन हो जाएगा, मेंस वाला तो उसके बाद भी थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि पीटी देना है तो आप लोग देखिए ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये सब मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बिना ज्योग्राफी हिस्ट्री मजबूत हुए, इकोनॉमिक्स मजबूत हुए, मामला बनेगा नहीं पीटी में, क्योंकि करंट के भरोसे पीटी नहीं निकलता। मैं सही बता दूं, क्योंकि करंट से 20-25 क्वेश्चन आते हैं, वो भी उल्टा जाते हैं, उसके भरोसे रहना बहुत ठीक नहीं है। नहीं यार, तो मैं तो पहले दिन बोल दिया था इतना ही। चलिए कोई बात नहीं। अरे मैं ही पढ़ा दिया होता, 5 दिन लगा होता, कौन सा समस्या। लिखिए कोई बात नहीं। नंबर 1, यहाँ 0 से नीचे तापमान रहता है, जिसके कारण सैनिकों में 0 से नीचे तापमान रहता है, जिसके कारण सैनिकों में
अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, सैनिकों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे स्मरण शक्ति का कमजोर होना, जैसे स्मरण शक्ति का कमजोर होना, बोलने में समस्या, बोलने में समस्या। नंबर 2, हिमस्खलन एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, हिमस्खलन एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं, कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। जैसे 2012 में पाकिस्तान के, जैसे 2012 में पाकिस्तान के लगभग 150 सैनिक एक साथ शहीद हो गए। मर गए और क्या। नहीं, सेना के लिए हमेशा सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी भी देश की सेना हो। भाई हमारे हमारे यहाँ भी जो है सेना है, चाहे पाकिस्तान की सेना है, जो सेना तो फिर सेना है, सेना के लिए तो शहीद शब्द का ही प्रयोग होगा ना। पाकिस्तान के 150 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। डेढ़ सौ से ज्यादा, ठीक है कोई बात, 150 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। नंबर 3, सामान्य ऊंचाई के मुकाबले, सामान्य ऊंचाई के मुकाबले, सामान्य ऊंचाई के मुकाबले यहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, जीवन कठिन हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है। जीवन कठिन हो जाता है और जान माल के निरंतर नुकसान की समस्या बनी रहती है, और जान माल के निरंतर नुकसान की समस्या बनी रहती है। जान माल के निरंतर नुकसान की समस्या बनी रहती है। देखिए एक चीज और भी लिख दीजिए कि जैसे शरीर में भी जो है नाखून जैसे गल जाता है, या इसी प्रकार से जो है मानसिक संतुलन व्यक्ति खो देता है, ये सब भी समस्या अब आ रही है। देखते तो हैं कि वहां के जो, मान लीजिए जो लोग वहां से आते हैं उनको 6 महीने छुट्टी देके घर भेज दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ना मतलब नहीं, वो सामान्य रह ही नहीं सकते हैं। 6 महीने के बाद तो कुछ ठीक हो पाते हैं, 3-4 महीना उनको ऐसे लग जाता है। सब देखते तो हैं पैर उड़ का सब नाखून खत्म हो जाता है, और जल्दी आता भी नहीं है। 1-1, 2-2 महीने के बाद धीरे धीरे वो नाखून आना शुरू होता है। लिखिए, और मूल्यांकन लिखवा दूंगा, बस लिखवा ही रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे समस्या, एक समस्या और लिख डालिएगा, है नोट्स में भी है, आप लोगों के दूसरे वाले में होगा, कंफर्म है। मूल्यांकन लिखिए, उपरोक्त समस्याओं के कारण ही, उपरोक्त समस्याओं के कारण ही, उपरोक्त समस्याओं के कारण ही इस क्षेत्र को विसैन्यीकरण पर बल दिया जा रहा है, इस क्षेत्र के विसैन्यीकरण पर बल दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के विसैन्यीकरण का मतलब सेना को हटाना, लिख देता हूं, विसैन्यीकरण पर बल दिया जा रहा है। लेकिन भारत का मानना है कि जब तक सीमा निर्धारण नहीं हो जाता, भारत का मानना है कि जब तक सीमा निर्धारण नहीं हो जाता, जब तक सीमा निर्धारण नहीं हो जाता,
तब तक वह सेना नहीं हटा सकता। जबकि पाकिस्तान का मानना है कि शिमला समझौते में सेना नहीं हटाया जा सकता। जबकि पाकिस्तान का मानना है कि शिमला समझौते में यहां सेना न रखने की बात की गई थी। यहां सेना न रखने की बात की गई थी। पैरा चेंज करके एक पैराग्राफ और लिख दीजिए। समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि भूमि और मानचित्र दोनों स्तरों पर भूमि और मानचित्र दोनों स्तरों पर कल हम लोग 2-3 इसमें और पढ़ा देता हूं। बोलिए जो कही, एक तो वो पढ़ा देता हूं, क्या बोलते हैं, श्रीलंका वाला। भारत श्रीलंका के मध्य जो निर्याती समस्या सिंगली तमिल का है वो एक पढ़ाऊंगा। एक तो श्रीलंका वाला पढ़ा देता हूं क्योंकि वो चर्चा में रहता है और वो आ सकता है। तो 1 मिनट जरा सा बताइए। तो श्रीलंका वाला एक पढ़ा देता हूं और एक जो है श्रीलंका का पढ़ा देता हूं, उत्पलन वाला। और जो है रोहिंग्या तो पुराना घटना हो गया, वो तो खैर आप लोग भी पढ़ते होंगे। और कुछ कहिए तो पढ़ा दें, फिर आगे शुरू किया जाएगा। नदी वाला तो तीनों हो ही गया है, नदी सीमा वाला तो करवा दिया। काला पानी आपका समझा दूंगा, उसका क्वेश्चन नहीं आता। कल श्रीलंका का उत्पलन समस्या समझाएंगे, ठीक। इंसर्जेंसी वाला समझा देंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए उसको लिखवा दें, कहां पूरा हुआ है। हाँ ठीक है, बताता हूं। समाधान के लिए यह जरूरी है कि मानचित्र और भूमि दोनों स्तरों पर वास्तविक भू स्थिति वास्तविक भू स्थिति का निर्धारण किया जाए। जिसमें सल्तारो रिज का स्पष्ट समाधान हो। सल्तारो रिज एक जगह है जो ज्यादा विवादित है, वहीं पर सेना ज्यादा रहती है। सल्तारो रिज का स्पष्ट समाधान किया जाए, यहीं पर ज्यादा विवाद है। सल्तारो रिज का स्पष्ट समाधान किया जाए। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि भारत सूचना संवेदी प्रणाली तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करे। सूचना संवेदी प्रणाली तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों का निगरानी किया जा सके। और कारगिल जैसी समस्या उत्पन्न न हो।